अक्टूबर 1947 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लुई माउंटबैटन की पत्नी एडविना माउंटबैटन पाकिस्तान के दौरे पर थी। एडविना का यह आधिकारिक दौरा था ताकि वो रिलीफ कैंप्स का जायजा ले सकें। और इस दौरान एडविना को एक सेंसिटिव बात पता चली। हुआ ये कि रावलपिंडी में एडविना की मुलाकात लेफ्टिनेंट जनरल डगलस ग्रेसी से हुई। जनरल ग्रेसी पाकिस्तान सेना के नए नवेले जीएचक्यू यानी जनरल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ थे। तब ये पाकिस्तान की फौज में सबसे बड़ा पद नहीं था, वहां कमांडर इन चीफ भी होते थे। क्योंकि भूरे साहब तब इतने ऊंचे उठे नहीं थे, तो गोरे साहब थे जनरल फ्रैंक मैसर्वी। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी पहली जंग की तैयारी कर रहा था, कश्मीर पर हमले की तैयारी कर रहा था, तब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिपह सालार लंदन में था। तो जीएचक्यू में बैठे जनरल ग्रेसी बन गए एक्टिंग कमांडर इन चीफ। एडविना जब ग्रेसी से मिली तो जनरल ग्रेसी ने एडविना को साफ शब्दों में आगाह किया कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। मुद्दा कश्मीर था। कबीलाइयों के भेष में पाकिस्तानी फौज कश्मीर में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान साफ इससे इनकार कर रहा था। ग्रेसी ने मजाक मजाक में एक बात और कही कि मुमकिन है उन्हें एडविना को अरेस्ट करना पड़े अब जब प्लान जान गई, पर उससे पहले वो साथ में डिनर करना चाहेंगे। इसके अगले रोज एडविना सियालकोट पहुंची। वहां हिंदू और सिख शरणार्थी अपनी जान बचाकर पहुंचे थे। उन्होंने एडविना को बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से पाकिस्तानी फौजियों को सादे कपड़ों में कश्मीर की सरहद पार करते देखा है। एलेक्स वॉन टेंसुलमैन अपनी किताब इंडियन समर में लिखती हैं कि एडविना ने तुरंत दिल्ली लौटकर ये सारी बातें जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबैटन को बता दी। उस वक्त कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के कागजों पर दस्तखत नहीं किए थे। नेहरू बिना किसी कानूनी आधार के सेना भेजने में हिचक रहे थे, लेकिन एडविना की बातों ने नेहरू को पूरी तरह यकीन दिला दिया कि हमला सिर्फ कबीलाइयों का नहीं है, इसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तान की फौज का हाथ है। एडविना माउंटबैटन का भारत के पहले प्रधानमंत्री पर कितना असर था, इस किस्से से ये पता चलता है। एडविना माउंटबैटन और नेहरू के रिश्ते की हकीकत क्या थी? एडविना माउंटबैटन की बेटी ने इस रिश्ते के बारे में क्या लिखा? क्या नेहरू ने एडविना की मौत पर भारतीय नौसेना का युद्धपोत भेजा था यहां से? और लाख रुपए का सवाल ये कि नेहरू और एडविना की नजदीकी से भारत को फायदा हुआ या नुकसान? क्योंकि अगर इस चीज पर बात नहीं हो तो फिर दो लोगों की जाती जिंदगी पर चर्चा व्यर्थ है, जो हम करना नहीं चाहते। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबैटन के रिश्ते की पूरी कहानी, और ये भी कि क्या जैसा प्रचारित है वाकई भारत को इसका नुकसान हुआ था। 18 मार्च 1946 जवाहरलाल नेहरू सिंगापुर के दौरे पर थे। वो वहां रहने वाले भारतीय समुदाय और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े भारतीय फौजियों से मिलना चाहते थे। यहां नेहरू की मुलाकात पहली बार लुई माउंटबैटन से हुई। लुई माउंटबैटन इस वक्त तक भारत के वाइसरॉय नहीं बने थे, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में सुप्रीम एलाइड कमांडर हुआ करते थे। ब्रिटिश सरकार नेहरू के इस दौरे को लेकर बड़ी असहज थी। उन्हें डर था कि नेहरू वहां जाकर विद्रोह की आग न भड़का दें। लेकिन माउंटबैटन ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने नेहरू को दुश्मन के बजाय स्टेट गेस्ट की तरह ट्रीट किया। एंड्रू लोनी अपनी किताब द माउंटबैटन्स देयर लाइव्स एंड लव्स में लिखते हैं कि माउंटबैटन ने नेहरू के स्वागत के लिए अपनी खुली कार भेजी थी। उसी शाम सिंगापुर के इंडियन वेलफेयर सेंटर में एक कार्यक्रम रखा गया। एडविना माउंटबैटन भी वहां मौजूद थी। सेंटर के बाहर और अंदर हजारों भारतीय सैनिकों और मजदूरों की भीड़ जमा थी, और जैसे ही नेहरू सेंटर के अंदर पहुंचे भीड़ बेकाबू हो गई। धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि एडविना भीड़ के बीच फंस गई। कदमें छोटी थीं और लोगों के दबाव की वजह से फिर फर्श पर गिर गईं। लेडी पैमेला हिक्स अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में लिखती हैं कि मम्मी उस वक्त फर्श पर गिर चुकी थी। माउंटबैटन दंपत्ति की बेटी हैं। उन्हें बचाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो घुटनों के बल रेंगते हुए फिर एक मेज के नीचे घुसी। जब भीड़ थोड़ा पीछे हटी तो एडविना उस मेज के नीचे से बाहर निकली। धूल में सन गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। वो एक कुर्सी पर चढ़ी और फिर हाथ हिलाकर भीड़ को बताया कि वो ठीक है। नेहरू एडविना के साहस से बड़े प्रभावित हुए। एंड्रू लोनी लिखते हैं कि उसी शाम एक रिसेप्शन में नेहरू और एडविना ने फिर लंबी बातचीत की।
एडविना नेहरू के इंटेलेक्ट से प्रभावित हुई तो नेहरू एडविना की निडरता से। और ये शुरुआत थी एक ऐसे रिश्ते की जो आगे लंबा कायम रहने वाला था। मार्च 1947 की तपती दोपहर में माउंटबैटन परिवार दिल्ली आता है। उनके साथ आती है उनकी 17 साल की बेटी पैमेला हिक्स। पैमेला अपनी दूसरी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में लिखती हैं कि दिल्ली का वायसरॉय हाउस उस वक्त सख्त नियम कायदों यानी प्रोटोकॉल वाली जगह थी। हर चीज की एक तय लकीर थी कि खाना कब लगेगा, कौन कहाँ बैठेगा, सब कुछ पहले से तय था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के आने से लकीरें धुंधली हुईं। नेहरू का वाइसरॉय हाउस में आना जाना आम हो गया था। अक्सर शाम को वहां पहुंच जाते, कभी स्विमिंग पूल के पास बातचीत होती तो कभी बगीचों में टहलते हुए। इसी दौरान एक किस्सा हुआ जिसने पहली बार नेहरू और एडविना के रिश्तों को लेकर गॉसिप को हवा दी। एक रोज वाइसरॉय हाउस में गार्डन पार्टी हुई। एडविना और डिकी यानी लॉर्ड माउंटबैटन, लुई माउंटबैटन, इन्होंने दिल्ली की एलीट क्लास को इनवाइट किया था। अब मेहमान उम्मीद से ज्यादा आए, बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गईं। पैमेला हिक्स डॉटर ऑफ एम्पायर में लिखती हैं कि नेहरू ने देखा कि मेहमान खड़े हैं और एडविना भी सहज नहीं है कि कुर्सियां नहीं हैं, तो नेहरू बिना प्रोटोकॉल की परवाह किए अपनी जगह से उठे और एडविना के पैरों के पास कालीन पर पालथी मारकर बैठ गए। नेहरू और माउंटबैटन फैमिली का रिश्ता बाकी भारतीय नेताओं से बहुत अलग था। एंड्रू लोनी अपनी किताब द माउंटबैटन्स में एक वाक्य का जिक्र करते हैं। अप्रैल 1947 की बात है। मोहम्मद अली जिन्ना माउंटबैटन से मिलने वाइसरॉय हाउस आए और इस दौरान एक फोटो सेशन भी हुआ। जिन्ना ने देखा कि लुई माउंटबैटन और एडविना साथ खड़े हैं तो वो सीधे जाकर एडविना के बगल में खड़े हो गए। एडविना बीच में और एक तरफ जिन्ना और एक तरफ लुई माउंटबैटन। ये देखकर जिन्ना ने कहा, अ रोज बिटवीन टू थॉर्न्स, यानी दो कांटों के बीच एक गुलाब। जिन्ना का इशारा एडविना की तरफ था, लेकिन एडविना भी कम चतुर नहीं। वो तुरंत अपनी जगह से हटती हैं और जिन्ना के बगल में जाकर खड़ी होती हैं। अब जिन्ना बीच में थे और उनकी दोनों तरफ डिकी और एडविना। लोनी लिखते हैं कि एडविना ने मजाक में जिन्ना को ही गुलाब बनाकर रख दिया था। जिन्ना की माउंटबैटन से मुलाकातें अक्सर एक सख्त और ऑफिशियल माहौल में होती थी, जबकि माउंटबैटन के स्टाफ के लोग इस बात से हैरान रहते थे कि नेहरू बिना किसी अपॉइंटमेंट के वाइसरॉय हाउस के निजी हिस्सों तक कैसे पहुंच जाते थे। नेहरू और एडविना की नजदीकी का जिक्र कई दूसरे लोगों ने किया है, मसलन जिन्ना के सचिव शरीफुद्दीन पीरजादा ने। इन्होंने दावा किया कि एक बार उन्होंने नेहरू और एडविना के बीच के कुछ खत इंटरसेप्ट किए। इनमें से एक में कथित तौर पर लिखा था, डिकी आज रात बाहर होंगे, 10 बजे के बाद आना। पीरजादा लिखते हैं कि उन्होंने ये खत जिन्ना को दिखाए, लेकिन जिन्ना ने इन पन्नों का इस्तेमाल करने से ये कहकर मना कर दिया कि सीजर वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन, मतलब सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है कि नेहरू माउंटबैटन से प्रभावित हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो लेडी माउंटबैटन से प्रभावित हैं। एमजे अकबर अपनी किताब नेहरू द मेकिंग ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि नेहरू का एडविना के प्रति आकर्षण सिर्फ उनके लुक्स तक सीमित नहीं था। नेहरू को एडविना में एक ऐसी पार्टनर दिखी थी जिनसे वो अपने मन की बात शेयर कर सकते थे। नेहरू अपनी पत्नी कमला नेहरू को खो चुके थे, अकेले थे। उधर एडविना भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक किस्म के खालीपन से गुजर रही थी। ये रिश्ता कैसा था, इसकी बानगी अब कुछ वाकयों से आपको मिलेगी। पैमेला हिक्स अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में शिमला का एक किस्सा बताती हैं। मई 1948 की बात है। लुई माउंटबैटन इस समय गवर्नर जनरल थे। 1948 की गर्मियों में माउंटबैटन परिवार शिमला के पास मशोबरा में था और नेहरू भी उन्हीं के साथ थे। पैमेला लिखती हैं कि एक शाम नेहरू एडविना के कमरे में उनसे मिलने गए। नेहरू थोड़ी हड़बड़ी में थे तो उनके हाथ से मेज पर रखी स्याही की दवात गिर गई। पहले पेन डुबा के लिखना पड़ता था। नीली स्याही कीमती कालीन पर इसके बाद फैलने लगी। पैमेला लिखती हैं कि किसी भी आम बड़े नेता या वाइसरॉय के घर में ऐसा होने पर तुरंत नौकरों की फौज आती, लेकिन नेहरू और एडविना किसी बच्चे की तरह खुद फर्श पर घुटने के बल बैठ गए। दोनों अपने हाथों से स्याही को पोंछने लगे और एक दूसरे को देखकर हंसे भी। इस वाकये से दोनों के बीच एक सहज रिश्ते का अंदाजा लगता है। एडविना को भेजे एक खत में नेहरू लिखते हैं, लाइफ इज अ ड्रीरी बिजनेस
एंड व्हेन अ ब्राइट पैच कम्स इट रादर टेक्स वंस ब्रेथ अवे। यानी जीवन नीरस है, ऐसे में जब कुछ अच्छा होता है तो सांसें थम जाती हैं। नेहरू के लिए एडविना वही ब्राइट पैच थी जिसने उनकी सांसों को थाम लिया था। अब सवाल आता है कि एडविना के पति लुई माउंटबैटन को इस बढ़ती नजदीकी से क्या कोई परेशानी नहीं थी? एंड्रू लोनी की किताब द माउंटबैटन्स के मुताबिक एडविना और लुई माउंटबैटन की शादी एक किस्म की ओपन मैरिज थी। एडविना माउंटबैटन के कई दूसरे पुरुषों से भी अफेयर रहे थे और माउंटबैटन को इनकी जानकारी थी। इसके बावजूद लुई माउंटबैटन अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। पंडित नेहरू के साथ संबंधों को लेकर एक खत का जिक्र भी करते हैं जिसमें लुई माउंटबैटन अपनी बड़ी बेटी पेट्रिशिया को लिखते हैं कि मम्मी और जवाहरलाल साथ में बहुत प्यारे लगते हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम एक हैप्पी फैमिली की तरह हैं। पैमेला हिक्स के अनुसार ये रिश्ता 3 लोगों के बीच था, हालांकि अक्सर ये दूसरों को असहज कर देता था। एंड्रू लोनी अपने किताब द माउंटबैटन्स में रूसी मोदी के हवाले से एक किस्सा दर्ज करते हैं। रूसी मोदी आगे चलकर टाटा स्टील के चेयरमैन भी बने। इनके पिता सर होमी मोदी उस वक्त उत्तर प्रदेश के गवर्नर होते थे। नैनीताल का राजभवन यानी गवर्नर हाउस उस दिन नेहरू और एडविना की मेजबानी कर रहा था। अब किस्सा कुछ यूं है कि रात के खाने की मेज सजी है, गवर्नर और मेहमान नेहरू का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर तक जब नेहरू अपने कमरे से बाहर नहीं आए तो सर होमी मोदी ने अपने बेटे रूसी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। अब रूसी मोदी उस वक्त जवान थे तो बिना किसी औपचारिक दस्तक के नेहरू के बेडरूम की तरफ वो बढ़ गए। लोनी अपनी किताब में लिखते हैं कि रूसी ने जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खोल दिया उन्होंने देखा कि नेहरू और एडविना आलिंगन में हैं। नेहरू ने जैसे ही रूसी को दरवाजे पर खड़ा देखा, किताब के मुताबिक उन्होंने एक अजीब सा चेहरा बनाया। तब रूसी मोदी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और वहां से भाग निकले। एक और किस्सा है पद्मजा नायडू का। पद्मजा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू की बेटी थी, खुद एक कद्दावर नेता थी, नेहरू की पुरानी दोस्त भी थी। कि जब नेहरू लखनऊ के दौरे पर थे उस समय दिल्ली में चर्चा थी कि नेहरू पद्मजा को प्रपोजल दे सकते हैं, शादी का प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन जब नेहरू लखनऊ पहुंचे तो उनके साथ एडविना भी थी और पद्मजा को यह अपना अपमान लगा। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और एडविना से मिलने से साफ मना कर दिया। एडविना और पद्मजा के बीच ये जो कोल्ड वॉर थी दिल्ली के 3 मूर्ति भवन तक भी गई। एक बार जब पद्मजा नेहरू के घर रुकी हुई थी तो वह नेहरू के निजी कमरे में दाखिल हुई। वहां मेज पर एडविना माउंटबैटन की एक बड़ी खूबसूरत फोटो फ्रेम में लगी थी। पद्मजा आपा को बैठी, उन्होंने वो फोटो फ्रेम उठाया और पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। नेहरू के स्टाफ के लोग ये देखकर दंग रह गए कि ये क्या हुआ है, लेकिन नेहरू ने इस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्हें पता था कि वो 2 ऐसी औरतों के बीच फंसे हैं जो उनके जीवन में अपनी अपनी जगह के लिए लड़ रही थी। साल 1949 आता है। नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर लंदन के दौरे पर थे। ये वो दौर था कि जब नेहरू की एक ग्लोबल इमेज बन ही रही थी। लेकिन इस दौरे के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी छपी जिसने दिल्ली से लेकर लंदन तक हड़कंप मचाया। लेखक खुशवंत सिंह उस वक्त लंदन में हाई कमीशन जो था हमारा, उसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे, PRO। खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मलाइस में लिखते हैं, नेहरू लंदन के एक होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो बिना किसी को बताए एडविना माउंटबैटन से मिलने उनके घर चले गए। एडविना उस वक्त 16 चेस्टर स्ट्रीट वाले अपने घर पर अकेली थी। अगली सुबह ब्रिटिश अखबार डेली हेरल्ड के पहले पन्ने पर एक तस्वीर छपी। तस्वीर में एडविना अपने घर का दरवाजा खोल रही थी। नेहरू दरवाजे के पास खड़े थे और अंदर दाखिल हो रहे थे। अखबार ने बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन दी, लेडी माउंटबैटन्स मिडनाइट विजिटर, यानी लेडी माउंटबैटन का आधी रात का मेहमान। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि इस फोटो ने नेहरू को बुरी तरह नाराज किया। उन्हें लगा कि उनके निजी पलों की जासूसी हुई है। नेहरू ने इसका ठीकरा भारतीय उच्चायोग पर फोड़ा। उन्हें शक था कि प्रेस को उनके मूवमेंट की जानकारी स्टाफ ने दी है। खुशवंत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन नेहरू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नेहरू के बेहद करीबी और उस समय के कद्दावर नेता वी.के. कृष्ण मेनन ने खुशवंत सिंह को अपने दफ्तर में बुलाया और वो उन पर जमकर चिल्लाया और पूछा कि प्रेस वहां पहुंची कैसे, तू PRO है।
जयराम रमेश अपनी किताब चेकर्ड ब्रिलियंस में लिखते हैं कि कृष्ण मेनन उस वक्त नेहरू की साख बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लंदन का ये अकेला वाकया वैसे नहीं था। नेहरू और एडविना अपनी नजदीकियों को छिपाने में अक्सर असफल रहते थे। एंड्रयू लोनी अपनी किताब द माउंटबैटन्स में एक और किस्सा डॉक्यूमेंट करते हैं। ये वाकया लंदन के सोहो इलाके का है। नेहरू और एडविना वहां एक ग्रीक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुंचे। नेहरू चाहते थे कि वो एक आम जोड़े की तरह ही वहां वक्त बिता लें थोड़ा, लेकिन रेस्टोरेंट के मालिक ने की चालाकी। उसको लगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर मेरे रेस्टोरेंट में है तो ये मेरे बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया विज्ञापन होगा। तो उसने चुपके से प्रेस को फोन किया और जैसे ही नेहरू और एडविना रेस्टोरेंट से बाहर निकले, कैमरों के फ्लैश चमकने लगे। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि नेहरू प्रेस को देखते ही बिफर पड़े। वो फोटोग्राफर्स की तरफ उन्हें डांटने के लिए लपके, लेकिन एडविना ने बीच बचाव किया और नेहरू को शांत कराकर किसी तरह कार में बिठाया। ये तमाम वाकये इस बात को साफ करते हैं कि नेहरू और एडविना का एक दूसरे की जिंदगी में कितना महत्व था, लेकिन ये महज दो लोगों का रिश्ता नहीं था। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, वहीं 1948 तक वाइसरॉय और बाद में गवर्नर जनरल की पत्नी होने के नाते एडविना खासी अहमियत रखती थी। फिर सीजर्स वाइफ वाले सिद्धांत का क्या हुआ? इस रिश्ते का भारतीय तंत्र, विदेश नीति और बाकी चीजों पर क्या कोई असर हुआ? और अगर हुआ तो क्या वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था? जूलियस सीजर रोमन व्यवस्था में सबसे ऊपर पहुंचने से पहले बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर गया था, तो उसकी हत्या से करीब 20 साल पहले वो बना पॉन्टिफैक्स मैक्सिमस, यानी रोमन व्यवस्था में स्टेट रिलीजन का हेड। इस पद के साथ रोम की मुख्य सड़क पर एक आलीशान घर आता था तब, यानी जो रोम का लुटियन जोन है वहां पे आपको बंगला मिलेगा। एक साल बीता और फिर वो हुआ जिसने एक ऐसी कहावत को जन्म दिया जो नेहरू, एडविना और लॉर्ड माउंटबैटन की इस कहानी में बार बार इस्तेमाल होती है। हुआ यह कि सीजर की एक पत्नी थी, पोम्पेया नाम की, है ना, सेकंड या थर्ड वाइफ। बहैसियत पॉन्टिफैक्स मैक्सिमस की पत्नी उसने सीजर के आधिकारिक घर पर बोनाडिया का आयोजन किया। अब ये एक धार्मिक अनुष्ठान था रोमन धर्म में, जिसमें किसी पुरुष को घुसने की इजाजत नहीं थी, और हो भी रहा है धर्म के जो हेड हैं उनके घर पर वहां सिर्फ औरतें ही हो सकती थी, पुरुष नहीं आ सकते थे। लेकिन पब्लियस क्लॉडियस पुलचर नाम का एक लड़का औरत के भेष में इसमें घुस गया और ये बात बाहर भी आई। और बात बाहर आई तो गॉसिप के साथ आई कि क्लॉडियस पोम्पेया को सिड्यूस करने गया था। क्लॉडियस अरेस्ट हुआ, मामला चला उस पे, लेकिन सीजर ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी, तो छूटा क्लॉडियस। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मामला यहां खत्म हो गया। जूलियस ने इसके बाद पोम्पेया को तलाक दिया, और इसके पीछे जूलियस ने जो तर्क दिए उनका निचोड़ यही था: सीजर्स वाइफ मस्ट बी अबव सस्पिशन। जूलियस सीजर नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी पर शक का एक कतरा भी हो। शक होगा तो पत्नी नहीं होगी। आधुनिक समय में हालांकि इस कहावत का मतलब बहुत बदला है। अब इसका मतलब यह निकाला जाता है कि ऊंचे पदों पर सार्वजनिक जीवन जी रहे लोगों को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो लोगों की नजर में जरा भी गलत हो, क्योंकि शक से अफवाहें पैदा हो सकती हैं जो उनकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला सकती हैं। तो अब आप समझेंगे कि जब जिना, नेहरू और एडविना के खतों को लेकर सीजर्स वाइफ वाला मुहावरा पढ़ रहे हैं, तो वो सिर्फ एडविना की बात नहीं कर रहे हैं, वो नेहरू और लुई माउंटबैटन की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि तीनों एक चरम पर थे, सार्वजनिक जीवन में थे, और उनका हर एक कदम अफवाहों को जनता था। लेकिन क्या अफवाहें ही सच थी या कुछ और भी था जिसे दुनिया ने नहीं देखा या देखना नहीं चाहा? एलेक्स वॉन टंजरमैन अपनी किताब इंडियन समर में लिखती हैं कि एडविना ने नेहरू और लुई माउंटबैटन के बीच कई बार पॉलिटिकल ब्रिज का भी काम किया, और इस रिश्ते का असर 15 अगस्त 1947 से पहले ही दिखने लग गया था। मई 1947, मई की बात हो रही है, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अभी 2 महीने से ऊपर बचे हैं बंटवारे में या आज़ादी में कह लीजिए। शिमला में माउंटबैटन ने नेहरू के सामने एक प्लान रखा, और इसे इसके चरित्र की वजह से बाल्कन प्लान कहा गया। इस प्लान के तहत भारत के हर प्रांत को अलग अलग आज़ाद होने का हक दिया जाना था। रेसिपी फॉर डिजास्टर, अगर हो जाता तो भारत दर्जनों छोटे छोटे देशों में बढ़ जाता, कितने झगड़े होते। अब ऑब्वियसली नेहरू इसे पढ़कर भड़क गए, और उनका गुस्सा इतना तेज था कि बातचीत टूटने की कगार पर आ गई। कि क्या बोल रहे हो आप? एलेक्स वॉन टंजरमैन लिखती हैं कि उस रात माउंटबैटन बहुत परेशान थे। तब एडविना ने नेहरू को शांत करने का जिम्मा संभाला था।
काफी देर तक बातचीत हुई। एडविना के प्रभाव की वजह से नेहरू का गुस्सा ठंडा हुआ। अगले दिन नेहरू वीपी मेनन के साथ मिलकर एक नया ड्राफ्ट तैयार करने पर भी राजी हुए। इस रिश्ते का अगला असर पड़ा सीमाओं के बंटवारे पर। सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच लकीर खींचने का काम मिला था, आप जानते हैं। एंड्रू लोनी अपनी किताब द माउंटबैटन्स में एक सीक्रेट लंच का जिक्र करते हैं। सीन ये था कि रेडक्लिफ ने शुरुआत में पंजाब के फिरोजपुर और जीरा इलाके को पाकिस्तान में रखने का मन बनाया था। नेहरू को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने माउंटबैटन को संदेश भेजा। नेहरू ने साफ कहा कि अगर ये इलाके पाकिस्तान जाते हैं तो भारत के लिए ठीक नहीं होगा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। लोनी लिखते हैं कि माउंटबैटन ने रेडक्लिफ को एक प्राइवेट लंच पर फिर बुलाया। इस लंच में रेडक्लिफ के सेक्रेटरी को भी बाहर रहने को कहा गया और इस मुलाकात के ठीक बाद रेडक्लिफ ने नक्शा बदला, फिरोजपुर हिंदुस्तान में आया। सबसे अहम था गुरदासपुर का फैसला। गुरदासपुर मुस्लिम बाहुल इलाका था और पाकिस्तान को जो बंटवारे का लॉजिक था उस हिसाब से उम्मीद थी कि यह उसको मिल जाएगा। लेकिन गुरदासपुर का एक हिस्सा हिंदुस्तान में आया। पाकिस्तान के नेताओं ने हमेशा इल्जाम लगाया कि एडविना और नेहरू की नजदीकी ने माउंटबैटन को भारत का पक्ष लेने के लिए मजबूर किया। द स्टेट्समैन के तत्कालीन संपादक इयान स्टीफेंस अपनी किताब हॉर्न मून में एक वाकये का जिक्र करते हैं जिससे माउंटबैटन के रवैये का पता चलता है। स्टीफेंस को एक बार वाइसरॉय हाउस में डिनर के लिए बुलाया गया। वो लिखते हैं कि डिनर के दौरान माउंटबैटन का व्यवहार उनको हैरान करने वाला लगा। स्टीफेंस लिखते हैं कि माउंटबैटन और एडविना पूरी तरह से हिंदू समर्थक, होली प्रो हिंदू इस फ्रेज का इस्तेमाल किया है, हो गए थे। वो लिखते हैं कि माउंटबैटन की बातों में जिन्ना के प्रति नफरत साफ झलक रही थी। माउंटबैटन ने जिन्ना को एक पागल आदमी और बंटवारे का असली विलन तक कह दिया था। एलेक्स वॉन टंजलमैन के मुताबिक स्टीफेंस ने यह महसूस किया कि माउंटबैटन पर नेहरू और एडविना की दोस्ती का असर इतना गहरा था कि वह भारत के हर फैसले को अपनी निजी जंग मानने लगे थे। अब याद कीजिए, शुरुआत में हमने आपको एक किस्सा बताया कि अक्टूबर में एडविना जब पाकिस्तान गई हुई थी, वहां से लौटकर उन्होंने बताया कि कश्मीर पर हमला पाकिस्तानी फौज की देखरेख में हो रहा है। यहां संदर्भ के लिए आपको यह बताना जरूरी है कि एडविना अकेली नहीं थी जिनके हवाले से पाकिस्तानी हमले की बात आई थी। लगातार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी। कश्मीर के महाराज खुद बहुत कुछ सुन रहे थे कि उनके खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है। और तो और इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर ने खुद पाकिस्तानी हमले का प्लान देखा था और उसे दिल्ली आकर रिपोर्ट भी किया था। अपनी किताब द फार फ्लंग फ्रंटियर्स में मेजर ओंकार सिंह कलकट लिखते हैं, बाद में प्रमोट हुए, तब मेजर थे, कि अक्टूबर 1947 में वजीरिस्तान के मीर अली में जो बन्नू फ्रंटियर ब्रिगेड ग्रुप था वहां वो तैनात थे। बंटवारे के बाद सैनिकों और साजो सामान को भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने की प्रक्रिया चल रही थी, तो उनकी पोस्टिंग वहां थी तो वहां थे और उन्हें इंडिया आना था। पाकिस्तान में तैनात कलकट ब्रिगेड मेजर थे तब, और उन्हें जल्दी अपनी ब्रिगेड का चार्ज हैंडओवर करना था एक पाकिस्तानी ऑफिसर को और उसके बाद इंडिया वापस आना था। तभी एक लेटर दफ्तर पहुंचता है और संयोग से कलकट उस खत को खोल लेते हैं। यह खत जनरल फ्रैंक मैसर्वी के हवाले से रावलपिंडी के जीएचक्यू से आया था। इस लेटर के साथ एक और डॉक्यूमेंट नथी था, एक एनेक्शर, जिसका शीर्षक था ऑपरेशन गुलमर्ग, द प्लान फॉर द इन्वेजन एंड कैप्चर ऑफ कश्मीर। पहला हमला इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से 20 अक्टूबर 1947 को होना था। अब जैसे ही बाकी ऑफिसर्स को भनक लगी कि कलकट ने ऑपरेशन गुलमर्ग का प्लान देख लिया और वो है तो एक इंडियन, जाने ही वाले हैं, तो उन्हें नजरबंद कर लिया गया। तब मेजर कलकट ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। वो नजरबंदी तोड़कर भागे और किसी तरह 18 अक्टूबर 1947 को दिल्ली पहुंचे एक मालगाड़ी में बैठकर। सबसे पहले उन्होंने अपनी बात मेजर जनरल कुलवंत सिंह और ब्रिगेडियर प्राणनाथ थापर तक पहुंचाई। ब्रिगेडियर थापर उन दिनों डीजीएमओ थे और ये वही ब्रिगेडियर थापर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आगे चलकर जनरल थापर बने और 1962 के भारत चीन युद्ध में इनकी लीडरशिप पर बहुत सवाल उठे, इन्हें रिजाइन भी करना पड़ा। खैर, हम कहानी पर लौटते हैं। 19 अक्टूबर को कलकट रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह से मिलते हैं और उन्हें ऑपरेशन गुलमर्ग के बारे में बताते हैं। सरदार बलदेव इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट को फिर एक ऑर्डर देते हैं कि कलकट की बातों को वेरीफाई करो, लेकिन बकौल कलकट वहां तैनात अंग्रेज ऑफिसर्स ने उनकी बातों पर यकीन करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री, जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिसको ये पता होना चाहिए, उन तक ये बात पहुंचाई ही नहीं गई कि वजीरिस्तान से कोई अफसर भागा भागा दिल्ली आया है और वो कश्मीर पर हमले का प्लान जानता है। फिर क्या हुआ? 20 अक्टूबर आया और चला गया।
लेकिन महज 2 दिन के भीतर कलकट का कहा एक एक लफ्ज सच हुआ। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। तब हंगामा हुआ कि उस अफसर को खोजो जो हमले का प्लान बता रहा था। 24 अक्टूबर को जाकर मेजर कलकट को प्रधानमंत्री नेहरू के सामने पेश किया गया और वहां उन्होंने पूरी फिर बात बताई। तो सरकारी तंत्र तो जानता था कि कश्मीर पर हमला होगा, लेकिन बंटवारे की उथल पुथल में इस बात को वो प्राथमिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। एडविना ने जो जानकारी दी उसका असर यह हुआ कि यह बात डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची। इसी दौरान माउंटबैटन फैमिली से नजदीकी का एक और बड़ा असर देखने को मिलता है। कश्मीर में इंडियन आर्मी के पहुंचने के बाद 27 अक्टूबर 1947 की रात की बात है। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने एक्टिंग आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी को सीधा हुक्म दिया कि पाकिस्तानी फौज की 2 टुकड़ियां तुरंत जम्मू और कश्मीर में एंटर कर जाएं। अब जिन्ना चाहते थे कि एक टुकड़ी रावलपिंडी से श्रीनगर की तरफ जाए और दूसरी सियालकोट से जम्मू की तरफ। मकसद था कि भारत की सप्लाई लाइंस काट दी जाए और श्रीनगर पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जाए। लेकिन जनरल ग्रेसी ने इस हुक्म को मानने से इनकार किया। ग्रेसी ने तर्क दिया कि कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन चुका है। अगर पाकिस्तानी फौज वहां घुसती है तो ये दो देशों के बीच सीधा युद्ध होगा। इस मामले में माउंटबैटन का रोल अहम हो जाता है। दरअसल ग्रेसी ने जिन्ना को स्टैंड डाउन ऑर्डर्स इशू करने की धमकी दी थी। इसे माउंटबैटन और फील्ड मार्शल क्लाउड ऑचिलनेक ने मिलकर के तैयार किया था। स्टैंड डाउन ऑर्डर यह था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो जाती है तो दोनों सेनाओं में काम कर रहे सभी ब्रिटिश ऑफिसर्स तुरंत अपना काम छोड़ देंगे, वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। ग्रेसी ने इसी ऑर्डर का हवाला देकर सेना भेजने से इनकार किया और भारतीय फौज को श्रीनगर एयरपोर्ट पर कंट्रोल के लिए 1 दिन का महत्वपूर्ण समय मिल गया। 24 घंटे की मोहलत एक डेवलपिंग सिचुएशन में बहुत होती है। कश्मीर मामले में हालांकि लुई माउंटबैटन के प्रभाव में नेहरू ने एक ऐसा फैसला भी लिया जिसे गलती माना जाता है। एलेक्स वॉन टंसलमैन अपनी किताब में लिखती हैं कि माउंटबैटन ने नेहरू को एक सुझाव दिया कि कश्मीर का जो मुद्दा है यूएन में उठाना चाहिए। माउंटबैटन की दलील थी कि चूंकि कश्मीर ने कानूनी रूप से भारत में विलय किया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पलड़ा भारी रहेगा। उन्होंने नेहरू को भरोसा दिलाया कि दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान एक अग्रेसर है, आक्रांता। लेकिन जैसे ही मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचा, ब्रिटिश अधिकारियों ने पर्दे के पीछे से खेल किया। उन्होंने इसे भारत बनाम पाकिस्तान का मुद्दा बनाया और नेहरू को जल्दी एहसास हुआ कि वो एक जाल में फंस गए हैं। उन्होंने बाद में एक निजी खत में लिखा था कि उन्हें यूएन जाने की सलाह देने वालों पर अब भरोसा नहीं रहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी तरह का एक और बड़ा बदलाव ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को लेकर हुआ। नेहरू अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़े। कांग्रेस का नारा था पूर्ण स्वराज, यानी अंग्रेजों से कोई नाता ही नहीं। लेकिन 1949 में एक बड़ा उलटफेर होता है। नेहरू फैसला करते हैं कि आजाद भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहेगा। एंड्रू लोनी अपनी किताब में इसे नेहरू का एक असाधारण यू टर्न कहते हैं। नेहरू की बहन कृष्णा हटी सिंह ने भी लिखा कि भाई का यह फैसला सबको हैरान करने वाला था। माना जाता है कि नेहरू के इस फैसले पर माउंटबैटन फैमिली का खासा असर था। लॉर्ड माउंटबैटन चाहते थे कि भारत कॉमनवेल्थ में रहे ताकि ब्रिटेन की जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो बनी रहे। उन्होंने नेहरू को समझाया कि कॉमनवेल्थ में रहने से भारत को सुरक्षा और व्यापारिक फायदे होंगे। जयराम रमेश अपनी किताब अ चेकर्ड ब्रिलियंस में लिखते हैं कि इस फैसले के पीछे वीके कृष्णमेनन की कूटनीति भी थी, लेकिन मुख्य धुरी माउंटबैटन दंपत्ति ही थे। माउंटबैटन ने फिर ब्रिटेन के राजा को एक खत भी लिखा था कि जवाहरलाल अब हमारे पाले में हैं। इन फैसलों पर माउंटबैटन परिवार के दखल ने सरदार पटेल को खूब नाराज किया। पटेल का मानना था कि नेहरू हर बड़े मसले पर माउंटबैटन और एडविना की राय लेते हैं। जर्नलिस्ट दुर्गा दास की किताब इंडिया फ्रॉम कजन टू नेहरू एंड आफ्टर के मुताबिक पटेल ने एक बार नाराजगी में ये तक कहा था कि नेहरू माउंटबैटन के हाथ का खिलौना बन गए हैं। नेहरू और एडविना के रिश्ते में एक तरफ जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसमें बहुत ही घरेलू और मानवीय पहलू भी थे। दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी फरमाइशें करते थे। एडविना की बेटी पैमेला हिक्स अपनी किताब डॉटर ऑफ एम्पायर में एक बड़ा दिलचस्प वाकया लिखती हैं। साल 1948 या 49 के क्रिसमस का वक्त रहा होगा। उन दिनों इंग्लैंड में युद्ध के बाद की तंगी यानी राशनिंग चल रही थी, तो चीज़ों की भारी कमी थी। नेहरू ऐसे में सरकारी दौरे पर गए कनाडा। पैमेला बताती हैं कि एडविना ने नेहरू को एक चिट्ठी लिखी।
उन्होंने एक अजीब सी चीज मंगवाई। एडविना ने लिखा था कि क्या आप मेरे लिए कनाडा से मैक्स फैक्टर की लिपस्टिक ला सकते हैं। पैमेला हिग्स बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहती हैं कि हमें उस वक्त इसमें कुछ भी अजूबा नहीं लगा, लेकिन अगर भारत में लोगों को पता चलता कि एक पूर्व वायसरॉय की पत्नी ने भारत के प्रधानमंत्री से लिपस्टिक मंगवाई है तो वहां तूफान खड़ा हो जाता। नेहरू ने वो लिपस्टिक ली और लाकर एडविना को दी भी, और ये बात दिखाती है कि उनके बीच का रिश्ता कितना इनफॉर्मल हो चुका था। करीबी तो थी, लेकिन इस रिश्ते की सबसे बड़ी बहस इसके फिजिकल होने पर टिकती। सबसे ज्यादा जो स्लीज है वो यहीं से आता है। एंड्रू लोनी अपनी किताब में नेहरू द्वारा भेजे गए एक उपहार का भी जिक्र करते हैं। नेहरू क्या करते थे, ट्रैवल करते थे तो एडविना को वहां से बुक्स भेजते थे। एक बार उन्होंने ओडिशा के सूर्य मंदिर की कामुक मूर्तियों की जो तस्वीरें हैं उन पर एक किताब एडविना को भेजी। नेहरू ने उस किताब के साथ एक नोट भी भेजा। उन्होंने लिखा कि इन मूर्तियों की कलाकारी ने उनकी सांसें थाम ली। एडविना ने इसका जवाब बहुत ही दार्शनिक और बेबाक तरीके से दिया। उन्होंने लिखा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स एज सेक्स, देयर मस्ट बी सो मच मोर टू इट, बट आई थिंक यू एंड आई आर इन द माइनॉरिटी। यानी एडविना का मानना था कि उनके और नेहरू के बीच जो जुड़ाव है उसमें जिस्मानी जरूरत से ज्यादा रूमानियत है। भारत में नेहरू को अक्सर इस रिश्ते के लिए आलोचना झेलनी पड़ती थी, आज भी झेलनी पड़ रही है। साल 1953 का एक वाकया है। भारतीय संसद में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने एडविना पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एडविना नेहरू को मिडिल ईस्ट डिफेंस पैक्ट में शामिल करने के लिए प्रभावित कर रही हैं। नेहरू उस दिन अपना आपा खो बैठे। चश्मदीद लिखते हैं कि नेहरू ने सदन में मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाकर कहा था, दैट्स अ लाई, यानी ये झूठ है। नेहरू ने कभी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को स्वीकारा नहीं, लेकिन जब माउंटबैटन फैमिली ने भारत छोड़ा तो नेहरू सबके सामने खुद को भावुक होने से नहीं रोक पाए। तारीख थी 21 जून 1948। दिल्ली का पालम एयरपोर्ट। माउंटबैटन परिवार के भारत छोड़ने का दिन आ गया था। एलेक्स वन टंजलमैन लिखती हैं कि नेहरू का चेहरा उतरा हुआ था। इंडियन समर किताब में यह बात है। जब एडविना हवाई जहाज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो नेहरू ने उनके हाथों को चूमकर उन्हें विदा किया। विदाई से पहले एडविना ने नेहरू को एक 18वीं सदी का सोने का बॉक्स और एक पन्ने की अंगूठी तोहफे में दी, और उन्होंने अपना सेंट क्रिस्टोफर का लॉकेट भी नेहरू को देना चाहा था। पैमेला हिग्स डॉटर ऑफ एम्पायर में लिखती हैं कि जब एडविना हवाई जहाज में बैठ गई और दरवाजा बंद होने को था तब वो रो पड़ी। उन्होंने अपनी निजी सहायक को वो लॉकेट दिया और कहा कि वो इसे ले जाकर वापस जवाहरलाल को दें। एडविना मानती थी कि उन्हें अब सेंट क्रिस्टोफर के इस लॉकेट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नेहरू को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नेहरू ने एडविना को अपनी आत्मकथा दी थी और आम की एक पेटी। ये नेहरू की तरफ के उपहार थे। माउंटबैटन परिवार के लंदन जाने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं हुआ। अगले 12 सालों तक इनके बीच खतों का एक लंबा सिलसिला चला। पैमेला हिग्स बताती हैं कि नेहरू और एडविना हर हफ्ते एक दूसरे को खत लिखते थे, और ये खत सिर्फ पर्सनल नहीं थे, इनमें दुनिया भर की पॉलिटिक्स, किताबें और फिलॉसफी की बातें भी होती थी। नेहरू जब भी लंदन जाते वो लॉर्ड माउंटबैटन के पुश्तैनी घर ब्रॉडलैंड्स में ठहरते। पैमेला हिग्स बताती हैं कि नेहरू वहां उनके बच्चों के साथ फर्श पर लेटकर शेर बनकर खेलते थे। भारत का प्रधानमंत्री वहां बिल्कुल एक आम परिवार के सदस्य की तरह बर्ताव करता था। एडविना फरवरी 1960 में इस दुनिया से रुखसत हुई। उस वक्त मलेशिया में थी। 21 फरवरी की सुबह वो अपने कमरे में मृत मिली। उन्हें नींद में ही दिल का दौरा पड़ा था। पैमेला हिग्स अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में लिखती हैं कि जब एडविना का पार्थिव शरीर मिला तो उनके बिस्तर के पास और उनके हाथों में नेहरू के पुराने खतों का एक ढेर था। मरने से ठीक पहले एडविना नेहरू के उन खतों को पढ़ रही थी। उनकी इच्छा थी कि उन्हें समंदर में दफनाया जाए, और इस मामले में एक बात विशेष रूप से, एक विशेष आग्रह के साथ कही जाती है कि एडविना से नजदीकी के चलते ही उनकी अंतिम विदाई के लिए भारतीय नौसेना का एक फ्रिगेट आईएनएस त्रिशूल विशेष रूप से भेजा गया था। यह बात तो डॉक्यूमेंटेड है कि आईएनएस त्रिशूल से गेंदे के फूलों की एक बड़ी माला समंदर में अर्पित की गई थी। आमतौर पर माना जाता है कि नेहरू ने एडविना के प्रति अपनी निजी भावनाओं के कारण युद्धपोत भेजा, लेकिन जयराम रमेश अपनी किताब में बताते हैं कि आईएनएस त्रिशूल को एडविना के सम्मान में भेजने का फैसला दरअसल तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन का था, न कि सीधे तौर पर नेहरू का।
जयराम रमेश लिखते हैं कि एडविना की मौत से नेहरू पूरी तरह टूट चुके थे, इसलिए मेनन ने इस फैसले की जिम्मेदारी ले ली ताकि नेहरू पर निजी भावुकता का इल्जाम न लगे और इस कदम को भारत की ओर से एक आधिकारिक डिप्लोमेटिक जेस्चर के रूप में देखा जा सके। जयराम रमेश लिखते हैं कि आईएनएस त्रिशूल को बंबई से नहीं भेजा गया था। जयराम रमेश की किताब के मुताबिक आईएनएस त्रिशूल बेलफास्ट में बन रहा था, ब्रिटेन में ही, और 13 जनवरी को कमीशन हुआ और भारत की यात्रा में वो पोर्ट्समाउथ पर रुका जहां एडविना को श्रद्धांजलि दी गई थी, यानी वॉयज के बीच में। बाकी जैसा पहले कहा कि नेहरू एडविना कोई सामान्य लोग अगर होते तो शायद इस रिश्ते पर आज बहस नहीं होती, लेकिन नेहरू के नेहरू होने और एडविना के एडविना होने के चलते ये आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अध्याय बन जाता है। इसे न तो केवल निजी प्रेम की कहानी के तौर पर देखा जा सकता है और न ही महज कूटनीतिक औपचारिकता के रूप में। ये दो ऐसे व्यक्तियों का जुड़ाव था जिसकी छाया कश्मीर विवाद से लेकर भारत के कॉमनवेल्थ में बने रहने जैसे बड़े फैसलों पर साफ दिखाई देती है। इतिहासकार एलेक्स वॉन टंजलमैन अपनी किताब इंडियन समर में लिखती हैं कि नेहरू और एडविना के बीच एक ऐसा गहरा भावनात्मक और बौद्धिक खिंचाव था जिसने निजी और राजनीतिक सीमाओं को धुंधला कर दिया था। तो ये थी नेहरू और एडविना के बीच जो रिश्ता था उसकी सच्चाई। चलते चलते हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि नेहरू और एडविना उस कहावत से आज़ाद थे जो ईसा से 60 साल पहले पैदा हुई थी। उन्हें दुनिया की वैसी परवाह थी ही नहीं जैसी दुनिया को उनकी थी। अब जो इससे तकलीफ पैदा हुई उन्होंने उसे झेला, लेकिन उसे वो मरते दम तक सहेजते रहे, जिसमें प्रेम का एक अंकुर था। अलिफ लैला का ये शानदार एपिसोड कमल भट्ट ने लिखा और इरशाद ने इसे रिकॉर्ड किया। अब देखते रहिए खबरगांव।